हेलो, नमस्कार सभी को। और आज स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का सेकंड टॉपिक। इससे पहले हम लोगों ने गॉस थ्योरम के से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर निकाला था। अब आज बात करते हैं कि अगर वायर की जगह कोई एक थिन प्लेन शीट हो, मतलब कल था कि बहुत बहुत लंबा सा एक वायर है कोई, उस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो हमने एक बहुत छोटा सा पार्ट लिया था, उस पर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई थी और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ हम लोग निकाल पाए थे, क्योंकि गॉस लॉ से फ्लक्स निकालना बड़ा आसान हो जाता है और फाई की वैल्यू होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसका यूज करके हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी। अब आज जो टास्क है वो है कि अगर कोई एक थिन प्लेन शीट हो, प्लेन शीट को आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं आपको बताऊं जैसे कि ये जैसे पेपर है आपका, ठीक है ना। अब यही पेपर आप इसको इनफाइनाइट लेंथ की लंबाई और चौड़ाई इसकी कर दो तो ये एक थिन प्लेन शीट बनी जिसकी एक साइड ये है और एक साइड क्या है, ये है। इसमें ऐसा माना जाता है इतनी थिन होगी कि उसकी ये वाली जो कॉर्नर, ये वाली जो साइड है, ये मोटाई नहीं होगी उसमें। तो ऐसी कोई थिन प्लेन शीट हमने ले ली, इस पे चार्ज कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब ये शीट मेटलिक होनी चाहिए, मेटलिक है तो इस पे चार्ज जो होगा वो क्या होगा, सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक इस तरफ सरफेस है और एक सरफेस इस तरफ है। अब इसको जब हमें सॉल्व करना होगा कि इसकी हेल्प हम इसमें गॉस लॉ कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि पूरी शीट को हम लोग नहीं कर पाएंगे कि हम उसको एक जगह एक छोटा सा पार्ट ही लेना पड़ेगा, नहीं तो पूरी शीट के लिए हम गॉसियन सरफेस को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे और ड्रॉ कर भी लेंगे तो फिर हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखा पाएंगे। उससे बेहतर ये है कि हम ये प्रयास करें कि इसमें से कोई एक छोटा सा ऐसा पार्ट ले लें जो इससे निकलता हुआ हमें दिखाई दे और जो इससे पार हो और उससे जाती हुई गॉसियन सरफेस हो। इसको कैसे समझेंगे, मैंने आपके लिए एक चीज बना रखी है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ध्यान देना, मैंने ये क्या किया कि जैसे एक थिन प्लेन शीट होती, प्लेन शीट होती तो ऐसे होती। हमने क्या किया कि एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो इसके बीच से निकल रही थी हमने वैसी ड्रॉ कर ली। अब उस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पे इतने जगह का क्या होगा, इतने जगह का क्या होगा, चार्ज इनक्लोज हो गया होगा, वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होगा। अब हम लोग करेंगे क्या कि इसकी इस सरफेस के लिए जो जस्ट यहां वाली इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, ऊपर वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और फर्दर इस वाली सरफेस के लिए क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। और तीनों फ्लक्स की जो वैल्यू होगी अगर हम उनको कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी को अगर हम इस फिगर में समझें तो हमने क्या किया कि एक इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट ली, उसमें से क्यूबिकल निकाल ली। अगर किसी का मन करे तो जरूरी नहीं सिलेंड्रिकल ही निकालो, आप क्यूबिकल निकाल सकते हो। क्यूबिकल में क्या हुआ होगा कि इतनी छोटी सी जगह, इसका थोड़ा समझ में नहीं आ रहा फिगर, बट आप प्रयास करो, जैसे मैंने आपको समझाने प्रयास किया इसीलिए कि ऐसा कुछ इसमें से पार हो रहा होगा तो एक सरफेस इस तरफ वाली होगी, एक इसके पीछे वाली सरफेस होगी। ऐसे समझो कोई थिन प्लेन शीट ऐसे होगी, उसमें से कुछ ऐसे निकला तो एक सरफेस ये वाली इफेक्टिव, एक चार्ज की ये वाली सरफेस इफेक्टिव, क्योंकि इतनी पतली है कि चार्ज जो इधर है वो इधर भी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी चार्ज से वो क्या होती है, आउटवर्ड निकलती है। आउटवर्ड मतलब बाहर को निकलती है। पॉजिटिव अगर चार्ज है, हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है तो हर जगह फील्ड कैसे निकलेगी, आउटवर्ड निकलेगी। अब आउटवर्ड फील्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फ्लक्स की वैल्यू को निकालने का प्रयास करें। अगर मैं इसकी साइड्स लिखूं, अगर मैं इसकी साइड लिखूं कि एक साइड 1 ये है, 2 ये है और 3 कहीं बीच में एग्जिस्ट कर रही होगी जो परपेंडिकुलर होगी, जो कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी वो सरफेस, वो 3 होगी। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कौन सा कहां पे होगा, तो आप यही कहोगे कि इधर को पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइन कहां को आती है, बाहर को आती है। तो इस साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल होगा, दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी। सेम अगर हम यहां देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। बट जब जैसे ही हम इस सरफेस के लिए देखेंगे तो उसके लिए हमें यह समझ में आएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू तो इधर को जा रही है मान लेते हैं, बट एरिया वेक्टर कहां होगा, नीचे साइड को होगा। मींस थर्ड वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। इसको आप फील कर पाना, इसको ऐसे सोचना कि यार देखो ये जैसे सीट थी तो इस वाले मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे चार्ज बहुत सारे हैं तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकलेगी, बाहर को इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो इधर ही एरिया वेक्टर, ये वाला एरिया इसका वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, दोनों एक साथ पैरेलल।
अब जब इस जगह की बात होगी तो इधर जो एरिया वेक्टर जो इस सरफेस का होगा, जो ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व सरफेस की बात कर रहा हूं, कर्व्ड सरफेस जो है, अब इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां को जा रही है, इधर को एरिया वेक्टर कहां है इसका, ऊपर, और थ्रू आउट द सरफेस ऊपर है, थ्रू आउट द सरफेस ऊपर साइड को है ना एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, इधर को। तो आपको ये क्या समझ में आएगा कि ये जो चीज है थर्ड वाली पोजीशन के लिए, मतलब ये जो सरफेस है, ये सरफेस ले लो, चाहे ये नीचे वाली सरफेस ले लो, इसके लिए एरिया वेक्टर नीचे को है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को है, उधर को है। तो इधर अगर हम लिखेंगे नाउ टोटल फ्लक्स की बात करें हम लोग, अगर टोटल फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा आपका फाई इज इक्वल्स टू फाई वन सरफेस के कारण, फाई टू प्लस फाई थ्री, जिसमें अगर मैं आपसे पूछूंगी जीरो कौन सा होगा तो आप कहोगे phi 3 is equals to 0 because phi 3 is equals to 0 as electric field is perpendicular to area vector, area vector के परपेंडिकुलर है तो phi 3 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा phi is equals to phi 1 plus phi 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक ही जगह से पार्ट लिया है, ये एरिया बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, दोनों के लिए बराबर होगी, सेम वैल्यू होगी। तो अगर मैं ये कहूं कि आप इसी को ऐसे लिख सकते हो कि दोनों जब बराबर हैं तो इसको अगर मैं 2 phi 1 लिख लूं तो कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर phi 1 की वैल्यू को लिखना है हमें 2 phi 1 लिख लें अगर इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों फील्ड सेम है, एरिया सेम है, तो जो बनने वाला फ्लक्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा। नाउ थ्योरी ऑफ फ्लक्स से हमें क्या पता है, थ्योरी ऑफ फ्लक्स से क्या पता है, फ्लक्स की वैल्यू होगी, अगर phi 1 की वैल्यू हम लिखना चाहेंगे तो वो हो जाएगी अपनी इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, E डॉट ds या dA, जैसा आपको लिखना है dA। अब dA कौन सा, चूंकि छोटा फ्लक्स लिया होगा, छोटी सरफेस लिए छोटा फ्लक्स, उसको इंटीग्रेट किया होगा, पिछले डेरिवेशन से आप इस चीज को समझ सकते होंगे कि ये क्या होगा, dA होगा। इसको फर्दर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना E इंटू ए। अब ए इसलिए लिख रहा है क्योंकि ये सरफेस की बात हो रही है, वहां पे क्या था, लीनियर चार्ज था, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी। यहां सरफेस पे चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब सरफेस के लिए एरिया, चाहे ये स्क्वायर वाला एरिया हो, चाहे ये सिलेंड्रिकल, जब गॉसियन सरफेस लेंगे तो ये सर्कुलर एरिया होगा, कोई भी हो, एरिया का टर्म आप एरिया ऐसा लिख सकते हो। अगर अब इसी के आगे हम बात करें कि अगर टोटल फाई लिखेंगे, टोटल फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई इज इक्वल्स टू, फाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2E इंटू ए। अब सिंस फ्रॉम गॉस लॉ से हमें मालूम है कि भैया जो फाई होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, प्लस अगर मैं आपसे पूछूं कि Q यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से अगर हम बात करें कि यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो फ्रॉम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर बात करी जाए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी लिखते हैं उसी को। सरफेस चार्ज डेंसिटी से अगर हम पूछें तो क्या होगा, तो आप कहोगे कि भैया सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, और अगर इसी को आप आगे फॉरवर्ड करोगे तो ये हो जाएगा चार्ज इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू एरिया, चार्ज इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू एरिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये फाई की जगह आप ये, अगर यही फाई ई जो गॉस लॉ से लिखा, इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं हम लोग फाई ई इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें, अगर इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 2E इंटू ए इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर उसी को अगले पेज पे हम लिखें तो क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम लिखें, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा अपना कि 2E इंटू ए जो होगा वो बराबर होगा आपका सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। देख लो चाहे आप, क्या होगा, 2E इंटू ए बराबर होगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। वही मैंने लिखा, ए से ए आपका कट जाएगा, जो बचेगा वो ये बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन
नॉट। यही आपकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट ऑफ मेटल, कुछ भी कंडक्टर है उसकी एक थिन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो ये होगी। फर्दर अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इन वेक्टर फॉर्म जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जब तक एक डायरेक्शन में नहीं होते तब तक फ्लक्स ही नहीं बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? एन कैप। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल जो होगा, जो सरफेस के नॉर्मल होगा उसको एन कैप बोलेंगे। तो इन वेक्टर इसी को लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और एन कैप। तो वेक्टर फॉर्म लिखना है तो आप वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो, और नहीं तो ये ऐसे होता है। ये था आपका दूसरा एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का, गॉस लॉ का, और ये भी कई बार पूछा गया है आपका एग्जाम में। और अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करना, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हो उनको कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में। प्लस न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने कह ही दिया आपको कि इसका एक नेक्स्ट बड़ा सा वीडियो आएगा आपके पास जिसमें न्यूमेरिकल्स होंगे बहुत सारे, प्लस इसके साथ एक लिंक अटैच रहती है। उस लिंक पे आप जाओगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, उनको आप सॉल्व करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जहां समस्या हो वहां कमेंट करिए।